तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया और क्रिया के भेद। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि क्रिया क्या होता है। तो क्रिया क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वह क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। खाना, पीना, रोना, चलना, तो ये सभी क्या हैं आपकी? ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें एक शब्द और समझना है जिसे हम कहते हैं धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जिससे क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का मूल रूप जो होता है वह आपका धातु कहलाता है, जिससे क्या होता है? क्रिया का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खाना, तो यहाँ पर खा जो है ये एक धातु है। इसके बाद पी, ये एक धातु है। रो एक धातु है। चल, ये एक धातु है। इसी प्रकार से बैठ, उठ, लिख, पढ़, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके धातु हैं। देखिए, अब ध्यान से एक बात को समझिए। क्रिया का निर्माण धातु में परिवर्तन या प्रत्यय जोड़ने पर होता है। ठीक, क्रिया का निर्माण जो होता है, धातु में परिवर्तन किया जाए यानी कि या प्रत्यय जोड़ा जाए, तब क्या होगा? क्रिया का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उठ प्लस ना, क्या हो जाएगा आपका? उठ ना। अब यहां पर ये जो उठ है ये क्या है आपका? धातु, प्लस ये ना जो है वो क्या है आपका? प्रत्यय। धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू क्रिया। इसी प्रकार से लिख प्लस ना, लिख क्या है यहां पर? धातु है, प्लस ना क्या है आपका? प्रत्यय है। यहां पर क्या बना? लिखना। ये क्या हुआ आपका? क्रिया। तो क्रिया और धातु, इन दोनों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, वहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि क्रिया का रूप क्या है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दिखता है तो वो धातु रख देता है, और वहाँ पर एक ऑप्शन में ही सिर्फ क्रिया होता है। लेकिन आप समझते हो कि ये भी आपका क्या है? क्रिया है। तो वो क्रिया नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका धातु होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है, या आपसे ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अविकारी है। यानी कि देखिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी ही चीजें क्या होती हैं? शब्द के रूप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपसे इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया जो है वो किसका भेद है, यानी कि विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो आप हमेशा ही बोलोगे क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द और क्या होते हैं आपके? 3
देखिए एक जो हो गया आपका क्रिया, और 3 शब्द और होते हैं जो कि आपके विकारी कहलाते हैं, जैसे कि पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा होता है आपका विशेषण। ठीक, अब ये बेकारी शब्द कहलाते क्यों हैं? तो देखिए जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है और वो बदल जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके बेकारी कहलाते हैं। और अबेकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके कारण वो बदलते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अबेकारी कहलाते हैं। ये बदलते कैसे हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर जब हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया को ही देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक क्रिया है हमारा खाना, ठीक, देखिए हम बदलते हैं यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के रूप में, यानी कि एक वचन और बहुवचन यानी वचन के रूप में बदलते हैं। तो देखिए वह खाना खाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? खाता। ठीक, अब इसी प्रकार से बोले वे खाना खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? खाते। ये क्या हो गया आपका? सिंगुलर, और ये क्या हो गया आपका? प्लूरल, यानी कि ये एक वचन और ये एक बहुवचन बदल गया। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो आप लिंग के अनुसार भी बदल सकते हैं। जैसे वह खाना खाता है, खाता, ये क्या है आपका? पुल्लिंग। और यहां पर इसी प्रकार से देखा जाए तो वह खाना खाती है, खाती, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से कारक के अनुसार भी ये बदल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हम समझ चुके हैं, यानी कि क्रिया, और क्रिया के साथ साथ हमने समझा धातु क्या होता है, और साथ में समझा कि क्रिया क्या होता है? एक बेकारी शब्द होता है। ठीक, इसके बाद हमें समझना है क्रिया के भेद। तो देखिए क्रिया के जो भेद होते हैं वो आपका सबसे पहला कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है आपका रचना या बनावट के आधार पर। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये जो कर्म के आधार पर होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं कर्म के आधार पर। इसके बाद रचना के आधार पर होते हैं आपके पहला सामान्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया, तीसरा सजातीय क्रिया, चौथा होता है आपका संयुक्त क्रिया। इसके बाद पांचवा होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। छठवा होता है आपका तात्कालिक क्रिया। सातवां होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आठवां होता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। इसके बाद होता है आपका नौवां नाम धातु क्रिया, और इसके बाद आपका लास्ट होता है असमापिका
क्रिया। ठीक, इस प्रकार से आपके जो रचना या बनावट के आधार पर ये आपके टोटल 10 प्रकार की क्रियाएं हैं और यहाँ पर कर्म के आधार पर ये टोटल आपकी 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। ठीक, तो इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उसमें हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहला बताया था हमने आपको सकर्मक। तो ये सकर्मक क्रिया जो होती है वो क्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाए, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने आपको इन डिटेल पहले ही पढ़ा चुका है, तो आपने यदि वो वीडियो ना देखे हो तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी ही दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए ये सकर्मक क्रिया जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है, सबसे पहला होता है आपका एक कर्मक और दूसरा होता है आपका द्विकर्मक। ठीक, एक कर्मक और द्विकर्मक ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम समझते हैं एक कर्मक को। देखिए एक कर्मक क्रिया क्या होगी, जिस क्रिया के लिए वाक्य में एक कर्म पाया जाए, जिस क्रिया के लिए वाक्य में सिर्फ एक कर्म पाया जाएगा वह कहलाएगी आपकी एक कर्मक क्रिया। एग्जांपल से समझते हैं, रोहन मोहित को पीटता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये रोहन जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो कि क्रिया को संपन्न करता है। इसके बाद यहाँ पर मोहन क्या है, यहाँ पर मोहन है आपका कर्म। ठीक, इसके बाद ये क्या है आपका, ये है आपका कर्म कारक चिन्ह। ठीक, कर्म कारक चिन्ह हो गया ये आपका। अब यहां पर पीठता क्या है, ये है आपकी सकर्मक क्रिया। अब यहां पर ये जो है दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका सहायक क्रिया। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये जो पीड़ता ये जो क्रिया है ये आपकी सकर्मक क्रिया है। इस सकर्मक क्रिया के लिए कर्म कितने पाए जा रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कर्म एक ही पाया जा रहा है, वो क्या है, मोहन। ठीक, तो नेक्स्ट समझते हैं, एक कर्मक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद समझते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। ठीक, तो द्विकर्मक क्रिया क्या होता है आपका, दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया। ठीक, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया के लिए वाक्य में 2 कर्म पाए जाएं, जिस क्रिया के लिए वाक्य में 2 कर्म पाए जाते हैं वो कहलाती है आपकी द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, रोहन मोहित को पुस्तक देता है। ठीक, अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये क्या है, रोहन कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मोहन क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा।
मोहन कर्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो को है ये है आपका कारक चिन्ह, ठीक। ठीक, अब यहाँ पर पुस्तक क्या है, पुस्तक भी आपका एक कर्म है, ठीक। अब ये देना, देना क्या है, ये आपका क्रिया है, और ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। और ये जो है ये है क्या है आपका, ये है आपका सहायक क्रिया, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहां पर कर्म कितने हैं आपके, दो हैं। एक ये है आपका मोहित और ये एक है आपका पुस्तक, ठीक। यहाँ पर दो कर्म हैं आपके। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग प्रकार से। यहाँ पर पूछा जाता है कि एक प्रधान कारक कर्म कौन सा होगा, प्रधान कर्म कौन सा होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा गौड़ कर्म कौन सा होगा। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि प्रधान, प्रधान कर्म, तो प्रधान कर्म क्या होगा, जो निर्जीव होगा वह कहलाएगा आपका प्रधान कर्म। और यहाँ पर प्रधान कर्म क्या होगा, निर्जीव क्या है, यहाँ पर निर्जीव क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या है आपका, निर्जीव है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है गौड़ कर्म क्या होगा। गौड़ कर्म, तो गौड़ कर्म क्या होता है, जो सजीव हो, जो सजीव होगा वो कहलाएगा आपका गौड़ कर्म। जैसे सजीव यहाँ पर क्या है, मोहित, मोहित यहाँ पर सजीव है, ठीक है। पुस्तक जो है वो भी एक कर्म है, लेकिन वो कैसा है, वो एक निर्जीव है। तो निर्जीव है तो वो क्या किस में आएगा, प्रधान कर्म में। लेकिन यहाँ पर मोहन जो है, सॉरी मोहित जो है, मोहित क्या है, ये आपका एक सजीव है। तो सजीव किस में आएगा, आपका गौड़ कर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौड़ कर्म में मोहित, ठीक। ठीक, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सकर्मक क्रिया को हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है दूसरा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना पाया जाए, जिस क्रिया के साथ कर्म ना पाया जाए या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना हो, वह क्या कहलाती है, आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया होती है यह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला गत्यार्थक क्रिया, दूसरा होता है आपका अवस्था बोधक, तीसरा होता है आपका अपूर्ण बोधक। देखिए, गत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो क्रिया गति प्रदर्शित करती है, यानी कि जो क्रिया एक्शन दिखाती है, यानी कि गति दिखाती है, वह गत्यात्मक क्रिया कहलाती है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा विद्यालय जाता है, बच्चा विद्यालय जा रहा है। जब वो जाएगा तो क्या करेगा, चलकर जाएगा, और चलकर जाएगा तो वहां पर क्या होगी, गति होगी। जहां पर भी जिस क्रिया के अनुसार आपको गति दिखेगी तो वहां पर आप बताओगे कि यह एक गत्यात्मक क्रिया है। इसके बाद अवस्था बोधक, बच्चा सो रहा है, ठीक। अब बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। अब सोना क्या होगा, एक अवस्था होगी, ठीक। तो जहां पर ऐसी क्रिया दिखाई जाएंगी जहां पर गत्यात्मक क्रिया नहीं होगी, सिर्फ अवस्था दिखाई जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, वो है क्रिया अवस्था बोधक क्रिया कहलाएगी, ठीक। इसके बाद है आपकी अपूर्ण बोधक, उसका भाई चोर है, उसका भाई चोर है। अब इस वाक्य को कैसे समझेंगे, देखिए
अपूर्ण बोधक जो क्रिया होती है, इसके लिए आप समझ लीजिए, जहां वाक्यांश का प्रयोग हो, यानी कि ये जो है ये एक आपका वाक्यांश है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जहां सिर्फ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाए। ठीक, जहां पर केवल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाए। देखिए यहां पर देखिए, उसका ये क्या है आपका एक सर्वनाम। ठीक, भाई ये क्या हो जाएगा आपका एक संज्ञा हो जाएगा ये एक। इसके बाद चोर, ये भी आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक, ये भी क्या है आपका एक संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक, यहां पर है जो है, हमने आपको बताया था, ये जो है ये क्या है आपका एक सहायक क्रिया। ठीक, देखिए यहां पर ये जो है ये क्या है आपका सर्वनाम है, और भाई ये एक संज्ञा है, चोर ये भी एक संज्ञा है। इसके बाद है जो है वो क्या है, एक सहायक क्रिया है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जहां पर हम आगे की जो भी आपकी क्रियाएं हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे।